गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कक्षा 12 में हम N2 फिक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको जो सबसे लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया था वो था औद्योगिक N2 फिक्सेशन यानी इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन किस तरह से होता है। और मैंने आपको बताया था कि उच्च ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो अमोनिया बनती है या अमोनिया बनाने की यह विधि हैबर विधि के नाम से जानी जाती है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे अब बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन के बारे में। देखिए, वायुमंडल में जो N2 उपस्थित है, जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है, उसको कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं N2 फिक्सेशन, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, या हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा या सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों को हम एक नाम देते हैं, वो है डाई एज़ोट्रॉफ्स। डाई एज़ोट्रॉफ्स क्यों देते हैं ये नाम इसको? इसलिए देते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो डाई नाइट्रोजन है उसका क्या करेंगे, ये स्थिरीकरण करते हैं। डाई नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहेंगे, डाई एज़ोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये क्या करेंगे, ये डाई नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या डाई नाइट्रोजन को अलग अलग कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। अब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ये प्रक्रिया है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, इस क्रिया को हम डाइज़ोट्रॉफी भी कहते हैं। डाइज़ोट्रॉफी इस क्रिया को हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि डाइज़ोट्रॉफ्स द्वारा होती है और डाई नाइट्रोजन के लिए होती है और क्रिया क्या कहलाएगी, डाइज़ोट्रॉफी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें कि जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसका सबसे पहले, इसको मैं यहाँ बदल देता हूँ, ये हो जाएगा बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था, सबसे पहले जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में वाइनोग्रेस्की ने बताया था। किसने बताया था, वाइनोग्रेस्की ने। ये था वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में 1894 में बताया था। वैसे N2 फिक्सेशन के बारे में भी सबसे पहले जानकारी देने का श्रेय किसको जाता है, इसी वैज्ञानिक को जाता है जिसने 1891 में इसके बारे में पता लगाया। उसके बाद 4 है 1894, उस दौरान इसने जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बताया और इसने एक बैक्टीरिया को अलग किया था जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम पैस्टोरिनम। इस बैक्टीरिया को इसने अलग किया था। इस प्रक्रिया का जब इसने पता लगाया प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों के दौरान, तो इस बैक्टीरिया की सक्रियता इसने पता लगाई थी। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार का होता है। पहली बात तो ये कि हमने पहले अजैविक के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब जैविक पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है नॉन सिम्बायोटिक यानी असहजीवी। पहला तो कौन सा हो गया, नॉन सिम्बायोटिक, और दूसरा हो जाता है इसमें सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। पहला है असहजीवी और दूसरा है सहजीवी।
तो असहजीवी में ये कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं इस असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं और उन सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में एक एक करके मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे नॉन सिम्बायोटिक यानी कि जो असहजीवी है उसके बारे में। तो इसके अंदर पहला आता है एरोबिक बैक्टीरिया यानी वायुजीवी। ये पहला इसका ये है एरोबिक बैक्टीरिया, वायुजीवी जीवाणु। ठीक है, इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं। असहजीवी में कौन कौन से उदाहरण हैं? तो सबसे पहला है वायुजीवी जिसके अंदर दो हैं, जैसे एक तो है एग्जाम्पल में एजोबैक्टर और दूसरा है एजोमोनास। ये दो बैक्टीरिया वायुजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं और ये क्या करते हैं? असहजीवी सिम्बायोटिक जो असहजीवी N2 फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सरल यौगिकों में बदलते हैं। और ये प्रक्रिया होती कैसे है? ये ठीक वैसे ही होती है जैसे कि वैसे तो थोड़ा बहुत अंतर इसमें ये होता है कि सहजीवी में तो क्या होता है कि जो दो पादप, मान लो एक पादप है और एक जीवाणु है, तो वो आपस में सहजीवी संबंध में रहते हैं और वहाँ पर उन बैक्टीरिया द्वारा उनकी सक्रियता द्वारा फिर आगे उन पादपों की जड़ों में गुल्लिकाओं का निर्माण होता है, नोड्यूल्स का निर्माण होता है, जबकि ये सीधे ही कर देते हैं। यानी यहाँ पर कोई सहजीवन नहीं होता, ये डायरेक्टली क्या करते हैं? N2 फिक्सेशन करते हैं। क्योंकि इन जीवाणुओं में जितने भी ये जीवाणु हैं इनमें एबिलिटी क्यों होती है N2 फिक्सेशन करने की? क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और N2 फिक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंजाइम क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं है या वो असक्रिय है तो फिर N2 फिक्सेशन संभव नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो एरोबिक बैक्टीरिया वायुजीवी जीवाणु में सबसे पहला है एजोटोबैक्टर और उसके बाद आता है एजोटोबैक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा है एजोमोनास। तो वायुजीवी में तो ये हो गई। अब अगर दूसरे की बात करें तो वो आ जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि अवायुजीवी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें? अवायुजीवी। तो अवायुजीवी में जो क्लोस्ट्रीडियम है वो अवायुजीवी में ही आता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम क्या आता है? अवायुजीवी में आता है। तो अब यहाँ पर ये नाम आपने देखा और मैंने अभी आपको बताया था कि N2 फिक्सेशन की जैविक स्थिरीकरण की सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? वाइनोग्रेस्की ने दी थी। और तो वाइनोग्रेस्की ने इस जीवाणु को अलग किया था। तो हम अब ये स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि जो वाइनोग्रेस्की ने जैविक स्थिरीकरण के बारे में बताया था वो अवायुजीवी बैक्टीरिया के माध्यम से बताया था। इसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तीसरा जो है इसके अंदर वो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये नंबर 3 है। तो इस नंबर 3 में एक तो है क्लोरोबियम, पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो है क्लोरोबियम, ठीक है। और दूसरा आता है इसके अंदर एग्जाम्पल रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास, ठीक है, रोडोस्यूडोमोनास ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा भी N2 फिक्सेशन किया जाता है। इसके अलावा नंबर D आता है फंजाई। तो फंजाई द्वारा जो है ईस्ट जो है फंजाई में ईस्ट सैकेरोमाइसीज का है ये। तो जो फंजाई है वो किस में आता है? नॉन सिम्बायोटिक में आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अगला नंबर 5 वो है BGA यानी कि ब्लू ग्रीन
एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको, और इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसके सदस्य हैं जैसे नॉस्टॉक, जैसे ऑसिलेटोरिया। ये धान के खेतों में पाए जाते हैं और वहाँ पर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? धान के खेतों में पाए जाते हैं और मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। वैसे इस साइनोबैक्टीरिया में ये दोनों, इन दोनों में से ये जो नॉस्टॉक है और एनाबीना है, ये सहजीवी संबंध में भी पाए जाते हैं। जब ये सहजीवी संबंध में होते हैं तब ये क्या करते हैं? जब ये सहजीवी संबंध में होते हैं तब ये भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये एल्गी में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तब ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर N2 फिक्सेशन करने का काम ये सहजीवी रूप से तो नहीं, लेकिन वहाँ पर मौजूद रहते हुए ज़रूर करते हैं। जैसे साइकस जो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो उसकी कुछ जातियों में उनकी कॉरेलॉइड रूट के अंदर जो ये नॉस्टॉक है, इसकी जातियाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ पर भी इनका एक अलग काम होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो इसको हम शामिल करेंगे कहाँ पर? जो असहजीवी जैविक स्थिरीकरण है उसके अंदर। ठीक है, सहजीवी जैविक स्थिरीकरण में भी हम देखेंगे क्या है। देखिए BGA जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके अंदर क्या होता है कि एक बड़ी कोशिका पाई जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको याद रहे इसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे नॉस्टॉक होता है, ठीक है, तो नॉस्टॉक में इस तरह से इनकी आकृति जो है, मॉर्फोलॉजी इस तरह की पाई जाती है। एक नॉस्टॉक मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये इनकी क्या है? आकृति जो है उस तरह से, या इनकी मॉर्फोलॉजी पाई जाती है। और इन जो सामान्य कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच बीच में, या तो बीच में होती है या टर्मिनल जो कंडीशन है, जो टर्मिनल जो है साइट, वहाँ पर भी ऐसी कोशिका पाई जा सकती है। तो बीच बीच में क्या है? इस तरह से मोटी भित्ति वाली कोशिका होती हैं जिसमें दो ध्रुव बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से दो ध्रुवों वाली मोटी कोशिका होती है इनमें ऐसे। ठीक है, ये कोशिका पाई जाती है। तो ये तो क्या है? सामान्य कोशिकाएं हैं। और ये जो बीच वाली कोशिकाएं हैं, इनको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये है नॉस्टॉक, इनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो इस हेटेरोसिस्ट कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। तो इन कोशिकाओं में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होने की वजह से ये पादप N2 फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ओसिलेटोरिया होता है। ओसिलेटोरिया में सारी कोशिकाएं सिंपल कोशिकाएं या सामान्य कोशिकाएं ही होती हैं, परंतु वहाँ पर उन कोशिकाओं में भी नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। इसलिए ओसिलेटोरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की तादाद या संख्या जो है वो कहाँ पर अधिक होती है? धान के खेतों में अधिक होती है, जहाँ पर लगातार वो N2 फिक्सेशन का काम करते रहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो BGA है, इनकी सक्रियता के लिए क्या ज़रूरी है? नाइट्रोजिनेज इनके अंदर एंजाइम है जो N2 फिक्सेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सक्रियता, या हम ये कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की सक्रियता के लिए क्या ज़रूरी है? कौन सा तत्व ज़रूरी है? तो वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम अगर नहीं है, अगर मोलिब्डेनम की कमी है पादपों में एक तत्व के रूप में, तो फिर N2 फिक्सेशन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सक्रियता निर्भर किस पर करती है? मोलिब्डेनम पर करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सहजीवी, नंबर 2, सहजीवी N2 फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक सहजीवी क्या होता है? सहजीवी में क्या होता है कि दो सहजीवी में होते हैं, वो हैं
एक तो परपोषी और एक होता है जीवाणु। तो परपोषी में तो क्या हो गया, पादप की जड़ कोशिकाएं, ठीक है, ये हो गई। और जीवाणु जीवाणु है ही। इस तरह से इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक आपसी संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे सहजीवी संबंध हम कह सकते हैं। तो जो लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप ठीक है। अब देखिए लेग्यूमिनोसी कुल के पादप से मतलब ये है कि इसके अंदर भी इसकी 3 उपकुल हैं। पहला है पेपिलियोनेसी, ठीक है, पहला है पेपिलियोनेसी, दूसरा है माइमोसोइडी, दूसरा क्या है माइमोसोइडी, और तीसरा है इसका उपकुल सिसल पिनोइडी। पहला है पेपिलियोनेसी, दूसरा है माइमोसोइडी और तीसरा क्या है सिसल पिनोइडी। तो सबसे ज़्यादा जो सहजीवी N2 फिक्सेशन पाया जाता है वो पाया जाता है पेपिलियोनेसी कुल के पादपों में, जहाँ दालें जो है वो पेपिलियोनेसी कुल के पादपों में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे मटर है, चना है, ठीक है, मूंग है, मोठ है, ये सारे जो हैं वो किसके हैं, पेपिलियोनेसी कुल के पादप हैं। कुछ पादप इनमें भी हैं, माइमोसोइडी और सिसल पिनोइडी में, ठीक है, इनमें से कोई एक आध पादप में भी सहजीवी संबंध या सहजीवी N2 फिक्सेशन पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, पेपिलियोनेसी में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपिलियोनेसी कुल के अंदर जो पादप हैं उनकी जड़ों में 2 प्रकार के जीवाणु अपनी सक्रियता बताते हैं। कौन कौन से, एक तो है राइजोबियम और दूसरा है ब्रेडी राइजोबियम। ये दो जीवाणु हैं जिनकी सक्रियता से ही किनमें पेपिलियोनेसी कुलों में क्या होता है, N2 फिक्सेशन होता है। तो देखिए ये जीवाणु की जातियां, इनकी विभिन्न जातियां जड़ों में प्रवेश कर मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण करती है। किस तरह से करती है, देखिए हम देखते हैं। मैं आपको एक बार जनरली कुछ आराम से सिंपल जो है तरीका वो समझा देता हूँ। देखिए ये है एक अनुप्रस्थ काट, ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट में आपके सामने जो मैं कोशिकाएं बना रहा हूँ, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुटीय कोशिकाएं। इस तरह से ये वल्कुटीय कोशिकाएं होंगी। इसके बाद ये जो कोशिकाएं हैं ये है इसकी एपिडर्मिस, ठीक है, जड़ों में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये है एपिडर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस में क्या है, इस तरह से एक रूट हेयर होता है। जड़ों में क्या पाया जाता है, एक रूट हेयर पाया जाता है। मूल रोम, ये मूल रोम है, ठीक है। इस मूल रोम में एक केंद्रीय रिक्तिका होती है इस तरह से, और इसका जो इसका पेरिफेरल या हम ये कह सकते हैं परिधि जो है, इस परिधि पर इसका क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से ये क्या होती है, एक मूल रोम होती है। अब इस मूल रोम ये है कहाँ, ये है मृदा में, ठीक है। ये मृदा हो गई, मिट्टी के कण, और मृदा में क्या होते हैं, इस तरह से ये जीवाणु होते हैं, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं, मृदा में, नम मृदा में पाए जाते हैं। अब क्रिया विधि में होगा क्या, क्रिया विधि में ये होगा कि इस तरह से हमने कॉर्टेक्स कोशिकाएं बना ली, और ये है एपिडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस, और ये है इसका मूल रोम। थोड़ा सा मूल रोम को हम तरीके से बना लेते हैं इस तरह से, ये मूल रोम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीवाणु हैं, कौन से, ये हैं राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम की जातियाँ हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए जो राइजोबियम है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो
पादप, कौन से पेपिलियोनेसी कुल के पादप हों या ऐसे पादप लेग्यूम पादप जिसे हम कहते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप, उन पादपों में N2 फिक्सेशन का मुख्य स्थल क्या होता है? मूल गुल्लिकाएँ होती हैं या ग्रंथिकाएँ होती हैं, जिसे हम रूट नोड्यूल्स भी कहते हैं। तो लेग्यूम प्लांट जो है उनके अंदर अगर हम क्रियाविधि की देखें किस तरह से ये इसका जो संक्रमण होगा, तो राइजोबियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? एक ग्राम नेगेटिव है, और साथ ही साथ ये बेसिलस टाइप जीवाणु है। राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव है और साथ ही क्या है, ये बेसिलस टाइप है। बेसिलस, ठीक है, दंडाकार होता है, यानी इसकी आकृति जो है वो कैसी होती है? किसी दंड जैसी होती है। और सिम्बी पादपों में जो लेग्यूम प्लांट है उनकी मूलों के आसपास ये एकत्रित हो जाता है और वहाँ पर ये क्या करता है? अंदर प्रवेश करके उन मूल कोशिकाओं में अंदर प्रवेश कर ग्रंथिकाओं का निर्माण करता है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये राइजोबियम जीवाणु है, क्लियर। तो राइजोबियम जीवाणु और इस परपोषी पादप या इस मूल रोम, क्योंकि ये परपोषी पादप का ही है, तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक आकर्षण उत्पन्न होता है। अब आकर्षण होगा कैसे? देखिए, जो पादपों की जड़ीय कोशिकाएं हैं, इन जड़ों की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम लैक्टीन कहते हैं, क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, लैक्टीन, ठीक है। तो लैक्टीन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? मूल की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और माना ये जाता है कि ये लैक्टीन जब स्त्रावित हो जाता है, तो जब वो बाहर आता है, बाहर का मतलब इस सरफेस पर आता है, यानी मृदा के संपर्क में आता है, तो मृदा या जीवाणु के संपर्क में आने पर ये लैक्टीन क्या करता है? जीवाणु के अंदर कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जीवाणु के अंदर भी तो होती हैं। तो ये लैक्टीन स्त्रावित होने के बाद जो बाहर मृदा में उपस्थित जीवाणु हैं, जैसे मान लिया राइजोबियम जीवाणु है, तो उस जीवाणु में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ क्रिया करता है। अब क्रिया करने से क्या होगा? इधर से भी एक उत्पाद आ रहा है और इधर से एक उत्पाद, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया करने के फलस्वरूप परपोषी और जीवाणु में एक आकर्षण उत्पन्न होता है। इसी तरह प्रतिकर्षण भी उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण कैसे होगा? जब लैक्टीन का स्त्रावण बंद हो जाएगा तब प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो जब तक लैक्टीन का स्त्रावण होता है तब तक क्या होगा? राइजोबियम जीवाणु आकर्षित रहेगा किसकी ओर? परपोषी पादप की तरफ आकर्षित होता है। अब आकर्षण के फलस्वरूप क्या होगा? ये सारे राइजोबियम जीवाणु इस मूल रोम के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जड़ के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। लैक्टीन स्त्रावित हुआ तो राइजोबियम जीवाणु सारे क्या हुए? इससे आकर्षित होकर के और इस जड़ या मूल कोशिका, जो मूल रोम कोशिका है, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या होगा आगे? अब जो पादप मूले हैं उनके द्वारा ऑक्सिन का स्त्रावण किया जाता है। ऑक्सिन एक वृद्धिकारी हार्मोन है, एक ग्रोथ रेगुलेटर है। तो इनके द्वारा ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन एक विभाजनकारी हार्मोन है जो कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है। और जीवाणु, देखिए इधर से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और इधर जीवाणु मौजूद हैं, जो कि अब कहाँ हैं? जड़ के आसपास ही हैं। तो इन राइजोबियम जीवाणु द्वारा नोड फैक्टर स्त्रावित किया जाता है, एक नोड जीन जो इनमें सक्रिय होता है। तो उनके प्रभाव से मूल रोम का शीर्ष, ये जो मूल रोम है इसका शीर्ष कैसा हो जाएगा? इस तरह से हुकनुमा हो जाएगा, यानी घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं इसी डायग्राम में। इस तरह से इनका जो शीर्ष है वो हुकनुमा हो जाता है, ठीक है, हो गया हुकनुमा। हुकनुमा क्यों हुआ है? क्योंकि पादप की जो जड़ कोशिकाएं हैं इन्होंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्त्रावण किया है, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया थे राइजोबियम, इन्होंने क्या किया है? इन बैक्टीरिया ने नोड फैक्टर का स्त्राव किया। तो नोड फैक्टर
और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के प्रभाव से मूल रोम का शीर्ष कैसा हो जाएगा, हुकनुमा हो जाता है। इसे हम कर्लिंग कहते हैं, कुंतलन कहते हैं। इस तरह से जब मूल रोम का शीर्ष इस तरह से घूम जाता है, हुकनुमा हो जाता है ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुंतलन कहते हैं। तो देखिए कुंतलन वास्तव में है क्या। कुंतलन का मतलब यही है, ऐसा माना जाता है कि लेग्यूम प्लांट मृदा में ट्रिप्टोफैन का स्त्रावण करते हैं, ऑक्सिन का नहीं करते। कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अवधारणा को इस तरह से बताया है कि जो मूल कोशिकाएं हैं वहां से ऑक्सिन का नहीं, ट्रिप्टोफैन का स्त्रावण होता है। किसका, ट्रिप्टोफैन एसिड का स्त्रावण होता है। तो ये एसिड जब बाहर मृदा में आता है तो वहां पर राइजोबियम जीवाणु इस ट्रिप्टोफैन को इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन में बदल देते हैं, IAA में बदल देते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। और वो इंडोल एसिटिक एसिड ही इस तरह से मूल रोम को हुकनुमा बना देता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से कुंतलन होने के लिए या मूल रोम का शीर्ष इस तरह से घूमने या हुकनुमा होने के लिए इंडोल एसिटिक एसिड की सक्रियता आवश्यक है। अब जो जीवाणु जो है हुक के समान कुंडलित मूल रोम के शीर्ष भाग से, यानी कि ये जो शीर्ष भाग है यहाँ से प्रवेश करता है, जीवाणु इसके अंदर अब प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू कर देते हैं यहाँ से प्रवेश करना शीर्ष भाग से, क्योंकि यहाँ पर कोशिका भित्ति जगह जगह से टूटी होती है और वैसे भी राइजोबियम जीवाणु सेलुलोज का पाचन करने में असमर्थ होते हैं। यानी सेलुलोज का पाचन करने में असमर्थ होने के कारण ही जो सभी जीवाणु हैं वो शीर्ष भाग से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जब ये अंदर की ओर इस तरह से प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि मूल रोम में क्या होती है, झिल्ली भी होती है। तो ये झिल्ली जो है अंदर की ओर घूमकर इस तरह से एक थ्रीड का निर्माण करती है, एक धागे नुमा संरचना का निर्माण करती है। ऐसे ये थ्रीड का निर्माण करती है। जैसे मान लो कि ये उंगली है तो इस तरह से एक थ्रीड हो गई। अब जो राइजोबियम जीवाणु है वो इस थ्रीड या धागे के ऊपर, संक्रमण धागे के ऊपर साथ साथ चलते चले जाते हैं और इस तरह से ये जो थ्रीड है वो लंबी होती चली जाती है और इन बाहरी वल्कुटीय कोशिकाओं को भेदकर जो मध्य की वल्कुटीय कोशिकाएं हैं, आउटर कॉर्टेक्स की जो मध्य की कोशिकाएं हैं ये वाली, यहाँ पर ये जीवाणु पहुँच जाते हैं, इन कोशिकाओं में पहुँच जाते हैं। और इन कोशिकाओं में पहुंचकर राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, इन कोशिकाओं को बहुगुणित कर देता है, यानी कि इनके जीनोम में परिवर्तन कर देता है। राइजोबियम जीवाणु जब यहाँ आ जाएगा तो जीनोम में परिवर्तन क्यों हो जाएगा, जीनोम में परिवर्तन ये हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद राइजोबियम खुद मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी उसका डीएनए भी गुणित होगा और उन कोशिकाओं के डीएनए के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से कोशिकाएं बहुगुणित हो जाएंगी और इस तरह से कोशिकाओं का बहुगुणित होना, लगातार बहुगुणित होना और साथ ही साथ बहुगुणित कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया होने की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे नोड्यूल्स का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी गुल्लिकाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से राइजोबियम जीवाणु अपनी सक्रियता से गुल्लिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुल्लिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो गुल्लिकाएं मतलब क्या है, N2 फिक्सेशन का वास्तविक स्थल क्या होती हैं, ये गुल्लिकाएं ही मानी जाती हैं। और यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तनों से N2 फिक्सेशन संपन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।